हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बात करेंगे गाइस, आज आप लोगों का है 9th का त्रैमासिक के पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हम, जैसा कि आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे थे। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों से बता दूँ, अगर किसी क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है तो वो आपकी जवाबदारी है, आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। बाकी हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर ला रहे, इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात है। ओके, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। ओके, तो पहला आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो बता दूं, इसका सही उत्तर होगा 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो ये था आपका लुई 16वां का शासन था। थर्ड नंबर है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वो कहलाता है प्रायद्वीपीय। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। पांचवा है, इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बीज। ओके, बीज आप लोगों का स्थायी पूंजी नहीं है। प्रश्न छठवा, इनमें से कौन अस्थायी या कार्यशील पूंजी है? तो ये आपका हो जाएगा नगद रुपया। बात करेंगे यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, रिक्त स्थान में 6 प्रश्न दिए गए आप लोगों को। पहला है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में हुआ? तो 1945 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1945 में प्राप्त हुआ। 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो किसने किया था? नेपोलियन ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? सम्राट घोषित किया था। आप ध्यान से सुन लोगे, नेपोलियन बोनापार्ट, और आप सही लिख लोगे। ओके, चलिए थर्ड नंबर में है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, तो वो आपकी क्या है? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। ध्यानपूर्वक सुनोगे आप लोग। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान खाड़ी है? तो ये कौन सी? मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है? तो ये आप लोगों की क्या है? चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील, समझ गए? खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। ओके, प्रश्न नंबर तीसरा में आपको दिया है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है। चलिए, तो ये आपका है प्रश्न नंबर पहला। इसमें अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है, किस ऑर्डर के द्वारा? तो ये आपका ऑर्डर का नाम था लीगल फ्रेमवर्क। ध्यान से लिख लोगे आप लोग, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। देखिए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा 2002 में पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया था। अगला है, पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ये वाला मुझे मिल नहीं पाया है, मैंने काफ़ी कोशिश किया, बाकी आप ढूंढ लोगे आपकी बुक से अगर मिल जाए तो। थर्ड नंबर का देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो आपको बता लिखना है वहाँ पे 60 के दशक के अंत में। 60 के दशक के अंत में आपकी जो है हरित क्रांति शुरू हुई थी। मतलब कब हुई थी? 1967 में। 1967 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, इसका भी कंफर्म नहीं हो पाया है। अब देखते हैं हम लोग 5वें नंबर का, रूस का अंतिम जार कौन था? तो ध्यानपूर्वक लिखोगे आप लोग इसका उत्तर।
रूस का जो अंतिम जार था 5वें नंबर का निकोलस द्वितीय था। कौन था? निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय था रूस का अंतिम जार। और यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये आप लोगों की है उड़ीसा में है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं भारत किस गोलार्ध में है, तो आपको तो पता ही है उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत, उत्तरी गोलार्ध। लिख लोगे आप उत्तर में उत्तरी गोलार्ध। बढ़ते आगे सही जोड़ी की ओर, सही जोड़ी बनाइए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आप लोगों को बता देना है कनाडा है। टाइल शब्द इसलिए यूज किया जाता है, ये है सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। और ये टाइड मतलब चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। कार्ल मार्क्स ने पुस्तक लिखा था दास कैपिटल। जैसलमेर में एक स्थान है बरकान करके। चीन का आपका क्या आ जाएगा, तो चीन की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय जनसंसद है। और अधिक उपज वाले बीज को क्या कहते हैं? HYV। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ी आप लोग बना लोगे, मैंने मिला के बता दिया है। अब 5वें नंबर का देखते हैं हम लोग, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। तो पहला आपका है मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, सत्य है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेटस में बटा हुआ था, नहीं ये 3 स्टेटस में बटा हुआ था। ठीक है, अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, सत्य है। भारत के दक्षिण में हिमालय है, नई उत्तर में हिमालय है। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती, सही है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, सत्य है। बढ़ेंगे अब आप लोगों के प्रश्नों की ओर। देखिए ये प्रश्न आप लोगों का है, प्रश्न 6वां, यहाँ पे मैंने उत्तर भी लिख दिया हूँ। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो यहाँ पे उत्तर आपका होगा जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जैसे जूता बनाने वाले, घड़ी साज बनाने वाले और मजदूर आदि। देखिए यहाँ पे अथवा, जो आप लोगों के लिए अथवा के क्वेश्चन मैंने हल नहीं किया हूँ, जो बन रहे थे वो हल कर दिया हूँ एक एक क्वेश्चन। ओके, अगर अथवा का करता तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए देखिए आपके लिए का प्रश्न 6वां हल कर दिया हूँ मैंने। जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार और कारीगर थे, जैसे जूता बनाने वाले, घड़ी साज बनाने वाले और मजदूर आदि। प्रश्न 7वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां आपका है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, इतना अगर आप लोग याद कर लेते हो तो काफ़ी कुछ आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ओके, यानी कितने? 6, 1 2 3 4 5 6 देश भारत से बड़े हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोगों का क्वेश्चन, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखना है, तो उत्तर में क्या आएगा? लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्न है। एक तो उत्तरदायी सरकार होना चाहिए, निश्चित अवधि के बाद चुनाव होना चाहिए। 90 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, स्थायी पूंजी वह पूंजी है जो व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से नहीं लगाई जाती है और ना ही उसे व्यापार के कार्यकल्पों को बदलते हुए बेचा जा सकता है। ये यहाँ पे भेजा नहीं है वो, कि बेचा जा सकता है, आप सही कर लोगे, बेचा जा सकता है वो। अगला है आप लोगों का 10वें नंबर का क्वेश्चन, कोऑपरेटिव क्या था? कोऑपरेटिव क्या था, तो आपको बताना है। कोऑपरेटिव का अर्थ है सहकारी या साथ में मिलकर कार्य करना। ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वे समूह या समिति बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 11वां, भाबर क्या है? ओके, इसका उत्तर क्या है? उत्तरी मैदान का संकरा क्षेत्र जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ों और पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से छोटा है। तो क्या बताना है आपको, भाबर क्या है वो पूछा है, तो भाबर उत्तरी मैदान का संकरा क्षेत्र है जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ और पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र शिवालिक की तलहटी से छोटा है। बस इतना ही आप लोगों को सटीक उत्तर लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है, आपको नंबर मिल जाएंगे।
प्रश्न 12, सेवा क्षेत्र क्या है? उत्तर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। मुख्य शामिल सेवाएं कर लेना इसको, जैसे जैसे लिखना फिर हवाई परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र आदि। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अल्प विराम लगा लोगे। बढ़ते आगे, प्रश्न 13 का अथवा यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने हल किया है। लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा, लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष बताइए या क्या है। ठीक है, उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष निम्न हैं। पहला, राजनीति का राजनीतिकरण। दूसरा, व्यवहारिक सामाजिक समानता का अभाव। अगर आप लोगों को 3 पूछ लेता तो आप लिखते अयोग्य व्यक्तियों का शासन। देखिए, आप ये 3 में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उसमें से 2 चूज कर लोगे। ठीक है, 2 चुन के आप लिख दोगे। बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर, 14 की ओर। पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। ओके, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए यहाँ पे। तो उत्तर होगा, पालमपुर गांव की अन्य गैर कृषि क्रिया में लघु विनिर्माण उद्योग, परिवहन आदि, यहाँ पे डेस कर लोगे। ओके, लघु विनिर्माण उद्योग, परिवहन आदि जैसी क्रियाएं शामिल है। अब इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न 15 का, 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको बताना है उत्तर में ए स्टेटस जनरल यानी प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन तथा टेनिस कोर्ट की शपथ 1789 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम लोग। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना होगा के कन्वेंशन के फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, परंतु दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी गई। अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश में 1848 में दास प्रथा का अंत किया। आगे प्रश्न नंबर 17, इसका अथवा का देखेंगे हम। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखना होगा आपको, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, यानी बेसिन का मतलब द्रोणी, में जलोढ़ नदियों द्वारा लाई गई मृदा का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। बस इतना ही आपको लिखना है। बढ़ेंगे आगे। आगे आपका है प्रश्न 18, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व लिखिए। आपको उत्तर में लिखना होगा, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल है। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। इतना उत्तर आप लिख दोगे। बढ़ेंगे, प्रश्न आप लोगों का है 19, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर आप लोगों को लिखना है। तो देखिए, ये निम्न अंतर है। पहला देखते हैं मानव पूंजी में और इधर में भौतिक पूंजी में। मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडारण से है। इधर में भौतिक पूंजी से आशय कंपनी की मानवीय संपत्ति। यहाँ पे दूसरा, मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर पूंजी को विकसित किया है। भौतिक पूंजी अपने समयानुसार परिवर्तित होती गई, जैसे आदिमानव के समय औजार और आधुनिक औजार। ठीक है, यहाँ पे तीसरा अंतर मैं बता देता हूँ। तीसरा अंतर आप लोग लिख लोगे। ठीक है, दोनों में तीसरा अंतर, इस साइड में तीसरा अंतर आप लिखोगे, मानवीय पूंजी विकास के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। क्या लिखोगे? मानवीय पूंजी विकास के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, जबकि भौतिक पूंजी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए, आपका प्रश्न 21 है अथवा का, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में तुलना कीजिए। और इसका उत्तर आप लोगों का है नीचे। देखिए, 20 वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं बताया हूँ मैंने, बाकी इतने सारे बता दिया हूँ आप लोगों के लिए मैंने, काफ़ी है वो। लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर आप लोगों को बताना है। पहला इसमें होगा, इसमें लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इधर में आप लोग लिखोगे गैर लोकतांत्रिक में लोगों के पास
समिति अधिकार होते हैं, सीमित अधिकार, ओके, सीमित अधिकार होते